Hello everyone, this is Munesh Kumar, Assistant Professor Political Science, and you are on Political Science Glossary YouTube channel. Here I make reviews of political science books and recommend the best books for the learners of political science and international relations. Today I have started a crash course on Indian Constitution and Polity, and the very first lecture is on preamble. So let's get started. वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला फैक्चुअल पार्ट यानी तथ्यात्मक भाग और दूसरा कंसेप्चुअल पार्ट यानी संकल्पनात्मक भाग। मेरा पूरा विश्वास है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो भारतीय संविधान की उद्देशिका के विषय में एक गंभीर समझ तथ्यात्मक और संकल्पनात्मक दोनों दृष्टि से विकसित कर पाएंगे। पहला बिंदु, मीनिंग ऑफ द प्रियम्बल। आमतौर पर जब हम किसी पुस्तक को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला प्रश्न जिससे हमारा परिचय होता है वो उस पुस्तक का इंट्रोडक्शन होता है, उसकी प्रस्तावना होती है जिसमें लेखक उस पुस्तक के विषय में एक संक्षिप्त लेकिन गंभीर लेख देता है। इसमें आमतौर पर उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है, पुस्तक दूसरी पुस्तकों से कैसे अलग है और उसको लिखा किसने है, इसके विषय में एक संक्षिप्त लेख होता है। ठीक वैसे ही जब हम भारतीय संविधान को खोलते हैं तो पहला प्रश्न जिससे हम वाकिफ होते हैं वह प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। उद्देशिका संविधान का मूल दर्शन है, उसकी मूल चेतना है और संविधान की आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई वादों को निर्णित करते समय यह कहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान को समझने की एक कुंजी है। दूसरा बिंदु ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। हम सब जानते हैं कि भारत की संविधान सभा पहली बार 9 दिसंबर 1946 को बैठी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा दूसरी बार बैठी, उस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उसके बाद वो लगातार संविधान बनने तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। तत्पश्चात वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जिसमें यह जिक्र किया गया था कि भारतीय संविधान निर्माता किन उद्देश्यों को लेकर आगे काम करेंगे, भारतीय शासन प्रणाली का मूल ढांचा क्या होगा, उसमें किन अधिकारों का उपबंध होगा। इन बिंदुओं पर एक मोटा उल्लेख ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में किया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही अपने परिष्कृत, अपने रिफाइंड स्वरूप में भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बना। ऑथेंटिक टर्म उद्देशिका है, इसलिए आज के बाद हम प्रियम्बल की हिंदी जहां भी लिखेंगे तो उसको उद्देशिका ही लिखेंगे, क्योंकि ये संविधान के निर्माताओं और संविधान के उद्देश्यों को अभिव्यक्त करने वाला एक दस्तावेज है। तीसरा सवाल यह आता है कि संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है। तो हम ये जानते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है और उसमें एक प्रस्तावना का उपबंध है, इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में भी ये कहा जाता है कि यह प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है। अगला बिंदु, प्रस्तावना की भाषा का है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ओरिजिनल प्रियम्बल में 85 यानी 85 शब्द थे। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जब प्रथम और अभी तक का एकमात्र संशोधन किया गया है, उसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द क्रमशः समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी शब्दों को जोड़ा गया और अभी कुल मिलाकर इन शब्दों की संख्या 88 हो गई है। अर्नेस्ट बार्कर नाम का एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ, उसकी किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियरी। उस पुस्तक में उसने भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रशंसा करते हुए उसे की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने उद्देशिका को संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यानी जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली देखने के बाद हम उस व्यक्ति के जन्म, जीवन और मृत्यु तक का एक अनुमान लगा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान की जन्म कुंडली को जानने के लिए प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसीलिए के.एम. मुंशी ने उसको द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एन.ए. पालकीवाला, इनकी एक बेहद महत्वपूर्ण किताब है वी द पीपल और इन्होंने संविधान की उद्देशिका को
आई कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। आमतौर पर संविधान की उद्देशिका को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन यदि सवाल यह आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की मूल आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ये दो केसेस संविधान की उद्देशिका के विषय में महत्वपूर्ण है। पहला है इंद्र बेरुवारी मामला और दूसरा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। पहले वाद में यानी बेरुवारी यूनियन 1960 के वाद को निर्णित करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना यद्यपि संविधान को समझने उसकी व्याख्या करने के लिए एक कुंजी है, लेकिन वह संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाद को निर्णित करते समय, जिसमें संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो कि प्रस्तावना में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के कई तत्व हैं, इसलिए प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा पार्ट कंसेप्चुअल पार्ट है, जो किसी मेन एग्जामिनेशन को लिखते समय बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और आजकल तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस पार्ट से बनने लगे हैं। इसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स और चौथा डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनैक्टमेंट। हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना वी द पीपल, हम भारत के लोग से शुरू होती है और अंत तक जाते जाते इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यहाँ समाप्त होती है। इसका बिल्कुल सरल आशय यह है कि भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इतने बड़े देश में प्रत्यक्ष रूप से किसी विधान का निर्माण करना संभव नहीं होता है। इसलिए ऐसे बड़े देशों के लिए अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी काम में आती है, और उसी पद्धति से हमने अपने प्रतिनिधियों को चुना जो संविधान सभा में बैठे और उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया। तो मूल रूप से भारतीय जनता ही संविधान का स्रोत है। वी द पीपल शब्द लोकप्रिय संप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी की तरफ इशारा करता है, और पॉपुलर सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को पहली बार फ्रांसीसी विचारक रूसो ने दिया था। इसका सीधा सा आशय यह है कि भारतीय संविधान ने संप्रभुता जनता के हाथों में सौंपी है। दूसरा नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, इसकी जानकारी हमको उद्देशिका से मिलती है। इसमें एक बात बेहद रेखांकनीय है, और वो ये है कि भारतीय राज्य की नेचर को डिफाइन करने वाला टर्म, यानी इसमें जो नाउन है वो रिपब्लिक है। क्या है? रिपब्लिक यानी गणराज्य। गणराज्य इसमें नाउन है, और बाकी सब सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक इसके एडजेक्टिव्स हैं। ये एडजेक्टिव्स हैं और रिपब्लिक है नाउन। इन शब्दों की व्याख्या का जहां तक जिक्र है तो इन पर बिल्कुल सेपरेट लेक्चर हो सकता है, लेकिन फिर भी इनका मोटा मोटा अर्थ जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। संप्रभुता, सॉवरेनिटी, हमें जानते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, और संप्रभुता राज्य की वह शक्ति होती है जो उसको अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च, सुप्रीम, और बाह्य मामलों में स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत एक स्टेट है जिसमें बहुत सारे आंतरिक मामले हैं, ढेर सारे संगठन भारत में मौजूद हैं। वो श्रमिक संगठन हो सकते हैं, वो टीचर्स के एसोसिएशन हो सकते हैं, वो किसानों के एसोसिएशन हो सकते हैं, लेकिन इन सब एसोसिएशन से ऊपर जो है वो स्टेट ऑफ इंडिया है, और स्टेट ऑफ इंडिया को सुप्रीम बनाने वाली जो पावर है वो सॉवरेनिटी है, यानी भारतीय राज्य के पास संप्रभुता है जो उसको अपने आंतरिक मामलों में सबसे ऊपर बना देती है, सुप्रीम बना देती है। और बाह्य मामलों में, यानी ये बाह्य मामले हैं, उनमें स्वतंत्र बनाती है। पाकिस्तान से हमारे संबंध कैसे होंगे, अमेरिका से हमारी विदेश नीति कैसे संचालित होगी, किन आधारों पर संचालित होगी, हमारा व्यापार वाणिज्य दूसरे देशों से कैसा होगा, इस सब को स्वतंत्र रूप से तय करने का अधिकार भारतीय राज्य को है। तो यही संप्रभुता की पहचान है किसी देश के लिए, कि वह आंतरिक मामलों में सर्वोच्च हो और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरन स्टेट है। दूसरा है सोशलिस्ट। संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तब भी इस बात का जिक्र कुछ सदस्यों ने किया था कि भारत को एक समाजवादी देश घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 ध्रुवों में बट गया था। एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में उदारवादी लोकतंत्र
यानी पूंजीवादी देश थे, और दूसरी तरफ सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी देशों का गुट था, जिनको मोटे तौर पर समाजवादी देश भी कहा जाता था। ऐसे में भारतीय संविधान निर्माता इस बात को लेकर बहुत सचेत थे कि यदि संविधान में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका आशय ये भी लिया जा सकता है कि हम सोवियत गुट की तरफ जा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से समाजवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन अभी भी आमतौर पर जब समाजवाद शब्द हमको सुनने को आता है तो सीधे हमारे दिमाग में एक छवि कार्ल मार्क्स की आती है। लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय समाजवाद कार्ल मार्क्स के समाजवाद से बिल्कुल भिन्न है। यह एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें हम समाजवादी व्यवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीकों से। उसमें क्रांति के लिए, उसमें रक्तपात के लिए कोई स्थान नहीं है। समाजवाद की मूल चेतना सामाजिक समानता पर टिकी हुई है, यानी हम सामाजिक स्तर पर समानता चाहते हैं और आर्थिक संसाधनों का ऐसा वितरण चाहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से कर सके। तीसरा शब्द सेकुलर है, पंथ निरपेक्ष है। ये वर्तमान समय का सबसे विवादित शब्द है। लेकिन भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है वो पश्चिम की धर्म निरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है, और इसका सीधा सा सरल सा आशय यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता होगी और अपने हिसाब से धर्म को मानने और उसका आचरण करने की स्वतंत्रता भी होगी। यहाँ पर एक बात और जोड़ी जानी चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष तीसरा अखंडता, इन तीन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन होने से पहले भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं था। यह पहले से अपने जन्म से एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, और इस पंथ निरपेक्षता की पुष्टि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक करते हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। प्रत्येक नागरिक अपने हिसाब से किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना भी कर सकता है। अगला टर्म डेमोक्रेटिक, मोस्ट पॉपुलर टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लेकिन आज डेमोक्रेसी का केवल राजनीतिक अर्थ नहीं है, अपितु आर्थिक और सामाजिक संदर्भ में भी डेमोक्रेसी सुनिश्चित हो, यह लोकतंत्र की मांग है और भारतीय संविधान इसको सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। लोकतंत्र को आमतौर पर ऐसे शासन के रूप में, ऐसी सरकार के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित आयु के पश्चात मताधिकार दिया जाता है और अलग अलग ढंग से राजनीतिक व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का उसका अधिकार सुनिश्चित किया जाता है। अगला शब्द रिपब्लिक है। मैंने बताया कि ये नाउन है जो भारतीय राज्य की प्रकृति को डिफाइन करता है। रिपब्लिक का आशय ये है कि भारत में जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा और हेरिडिटी पर आधारित नहीं होगा जैसे ब्रिटेन में होता है। तो हम ये जानते हैं कि भारत में दोनों हेड, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट और रियल हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रियल हेड यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों ही जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से होता है और प्रधानमंत्री जो कि आमतौर पर एक सांसद होता है उसका भी निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है। अगला है उद्देशिका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताती है। वह बताती है कि संविधान निर्माता किन उद्देश्यों को संविधान के द्वारा प्राप्त करना चाहते थे तथा भावी सरकारें, फोर्थकमिंग गवर्नमेंट्स, किन उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर काम करेंगी तथा उनको प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगी। पहला है जस्टिस, तीन प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस, और इन तीनों का एक क्रम है, ऐसा अकस्मात नहीं हुआ है, बाई चांस नहीं हुआ है कि पहले सोशल जस्टिस आया, दूसरी इकोनॉमिक जस्टिस आया और तीसरा पॉलिटिकल, अपितु इनका एक तार्किक क्रम है। पहला सोशल जस्टिस यानी समाज के पिछड़े हुए तबकों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ विशेषाधिकार और सामाजिक असमानता का अंत। दूसरा इकोनॉमिक जस्टिस यानी सभी को न्यूनतम जीवन स्तर। तीसरा पॉलिटिकल जस्टिस यानी इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये तीनों एंश्योर होती हैं आर्टिकल 25 से 28 तक। तीसरा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी लोगों को
स्टेटस यानी पद की और अवसर की समानता होगी। तीसरा है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिस समय संविधान बनाया जा रहा था उसी समय यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हुआ था और उसमें डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल सार तत्व है। इसलिए डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को सुनिश्चित करना संविधान निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य था। इसका उल्लेख हमको प्रस्तावना में मिलता है। अगला है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यूनिटी का अर्थ है जहां हम ये जानते हैं कि भारत में सामाजिक, धार्मिक, भाषाई, जातीय, निर्जातीय, प्रजातीय दृष्टि से अनेकों विविधताएं हैं, लेकिन उस सब के बावजूद भारतीय लोग मिलजुल कर रहे हैं, ये अपेक्षा संविधान की उद्देशिका में की गई है। अगला है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था और इसका आशय टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से है, यानी भारत की भौगोलिक एकता से है। भारत के किसी भाग को भारत से अलग करने की कोशिश ना की जाए। हम ये जानते हैं कि जिस समय ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था उस समय खासतौर से खालिस्तान को लेकर जो मांग चल रही थी और पूर्वोत्तर के कई ऐसे विवादित क्षेत्र थे जिनको भारत से अलग या स्वायत्त करने की कोशिशें की जा रही थी। इसलिए संविधान की उद्देशिका में इंटीग्रिटी शब्द जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय भौगोलिक अखंडता को सुनिश्चित करना भारतीय राज्य का प्राथमिक कर्तव्य और दायित्व है और उसकी प्राथमिकता भी है। अगला काम जो संविधान की उद्देशिका करती है वो है डेट ऑफ एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट, 26 नवंबर 1949। ये वो दिन है जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने उसको अडॉप्ट किया, यानी स्वीकार किया, ये माना कि ये संविधान हमारा है, हमारा अपना है। दूसरा इनेक्ट किया, उसको अधिनियमित कर दिया, उस दिन से वो संविधान एक अधिनियम बन गया। और तीसरा है गिव टू आवरसेल्फ, आत्मार्पित करना, स्वयं को अर्पित किया हमने। तो ये था आज की वीडियो में, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। ये पहला वीडियो है तो जरूर कुछ खामियां रही होंगी। आपको कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट। थैंक्स।